अमीर बहू का गर्मी में बिना राशन पानी के ससुराल। माँ जी, यहाँ मेरे आते ही सब लोग अपने घर के अंदर क्यों चले गए? क्या ये लोग मेरे स्वागत और मुंह दिखाई के लिए अंदर नहीं आएंगे? अरे बहू, तू इन सब बातों में ध्यान मत दे, चल गृह प्रवेश कर। तब जेठानी लक्ष्मी शिप्रा की आरती कर उसका गृह प्रवेश करवाती है। घर के अंदर आने पर दो चार रिश्तेदार बहू की मुंह दिखाई कर अपने घर चले जाते हैं। माँ जी, रिश्तेदार तो चले गए, लेकिन आस पड़ोस के लोग क्यों नहीं आए? और वो ऐसे घूर क्यों रहे थे जैसे कि हम कोई भूत वगैरह हैं और अंदर छुप गए? चाची चाची, ये लोग ऐसे ही है, वो हमें अच्छू। तुम चिंटू की बात मत सुनो, वो बच्चा है, कुछ भी कहता है। बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए नींबू पानी ले आती हूँ। जेठानी जी, मुझे गर्मी की वजह से बहुत चिपचिपा फील हो रहा है, मुझे नहाना है, आप बाथरूम बता दीजिए। हाँ हाँ बहू, तुम थोड़ा इंतजार करो, अभी पानी मंगवा देती हूँ राजेंद्र से कहकर। माँ जी, मैं ले आती हूँ। घर से दो खाली बाल्टी लेकर लक्ष्मी बाहर कुएं की तरफ जाती है, जहाँ गांव वाले उसे देख बाल्टी फेंक देते हैं। क्या रे लक्ष्मी, तुझे क्या लगा था तू इस कुएं से पानी भर लेगी? पता है ना, पूरा गांव इसी कुएं से पानी पीता है, फिर भी मुंह उठाकर यहाँ आ गई। तुम जैसी पिछड़ी जाति के लोगों को इस पानी के आसपास भी नहीं भटकना, कितनी बार बताएं? देखिए काकी, गर्मी बहुत है, घर में पानी की ढंग से एक बूंद नहीं है, बस 2 बाल्टी पानी दे दीजिए। 2 नहीं, 1 ही बाल्टी पानी मिलेगा तुम्हें। गांव वाले पहले अपनी बाल्टी और मटकों को भर लेते हैं, फिर शकुंतला 1 बाल्टी पानी निकालकर दूर से उसकी बाल्टी में पानी पलट देती है। काकी, ये बाल्टी आधी खाली है। आधा पानी तो तूने बाहर गिरवा दिया, अब इतना ही मिलेगा। मजबूरन लक्ष्मी वहां से किसी दूर नदी पर जाकर घर पर पानी भर के लाती है। माँ, आपने आने में इतनी देर क्यों कर दिया था? उन गंदी आंटी ने रोका क्या आपको? भाभी, ये नैना क्या बोल रही है? कौन सी आंटी? अरे शिप्रा, तुम पहले नहा लो, वरना गर्मी से पानी और गर्म होगा। दीदी, इस 1 बाल्टी पानी में मैं कैसे नहाऊंगी? आज इतने में ही काम चला लो शिप्रा, वो क्या है ना, कुएं पे भीड़ बहुत है और गर्मी के मारे इतना ही पानी ला पाई। तब शिप्रा 1 बाल्टी पानी से नहाकर गुजारा कर लेती है। फिर नहाकर शिप्रा सास के पास आती है। माँ जी, खाने में क्या क्या बनाना है बता दीजिए, मुझे बहुत अच्छा खाना बनाना आता है। आज की पहली रसोई आप सभी को याद रहेगी। नहीं बहू नहीं, अभी तो नई बहू है, थक गई होगी, कुछ दिन बाद खाना तुझे बनाने देंगे। हाँ बहू, तुम आराम करो। ससुर के कहने पर बहू अपने कमरे में चली जाती है। अजी, अच्छा हुआ आपने बहू को अंदर भेजा, कहीं उसे यहाँ के राशन पानी के ना होने की खबर लग जाती तो। लेकिन माँ, आखिर हम कब तक छुपा पाएंगे? वो इतने बड़े घर से यहाँ आई है, उसे कभी भी ऐसे राशन पानी की कमी नहीं हुई होगी। पता नहीं कैसे गुजारा करेगी वो यहाँ पे। पीयूष बिल्कुल ठीक कह रहा है अमृता। खैर, कुछ दिन रसोई और पानी तुम और बड़ी बहू ही संभालो। पापा जी, लेकिन कब तक राशन तो लाना ही पड़ेगा फिर भी। लक्ष्मी, तुम चिंता मत करो, मैं दूसरे गांव से राशन लेता आऊंगा। बहू को कम राशन का पता न लग जाए, जिसकी वजह से बड़ी बहू और सास मिलकर खाना बनाते हैं और सभी फिर एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। अरे, ये आधा आधा ग्लास पानी क्यों? कम से कम ग्लास भर के पानी तो पी ले। चाची, आज तो आधा ग्लास पानी भी मिल रहा है, कल तो इससे भी कम पानी दिया था दादी ने। वो अब बहू, मतलब यहाँ पर पानी बहुत दूर लेने जाना होता है ना, कौन बार बार लाए? वैसे ही नहाने धोने के लिए पानी चाहिए होता है, इसीलिए बस। अच्छा, वैसे आप सब लोग इतना कम खाना क्यों खा रहे हैं और मुझे इतना ज्यादा दिया है? वो शिप्रा, तुम कितने सवाल करती हो। शादी की वजह से हम सबका ज्यादा खाना खाने का मन नहीं है, वैसे भी गर्मी है, पर तुम अच्छे से खा लो। और बच्चों, तुम दोनों भी। मम्मी, इसमें से कुछ खाना बचाना है क्या कल की तरह? चुप करके खाओ, क्या बोले जा रही हो? 4 दिन गुजर जाते हैं, जिस बीच शिप्रा को इतना तो पता लग जाता है कि उसके ससुराल में राशन और पानी को लेकर कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन वो किसी से कुछ कहती नहीं है। फिर एक दिन पीयूष की दादी गंगा नहाकर वापस आ जाती हैं। अब शिप्रा रसोई में खुद खाना बनाने के लिए पहुंच जाती है, जहां उसे सारे डब्बे में थोड़ा थोड़ा ही राशन दिखता है। इसका मतलब मैंने सही सोचा था, यहाँ राशन की कमी है। ये तो बिना राशन और बिना पानी का ससुराल है। ये लोग मुझसे इसीलिए ये सब छिपा रहे थे, जिसकी वजह से मुझे आज तक इन्होंने पहली रसोई नहीं करने दी। तभी सास एकदम से आकर डब्बा छीन लेती है। अरे बहू, ये तू क्या कर रही है? मैंने बोला था ना तू खाना मत बना, और ये डब्बा तूने किससे पूछकर खोला? माँ जी, आप मुझे बताओ, यहाँ राशन पानी की इतनी कमी क्यों है? आज मुझे ये सच्चाई जाननी है। आखिर इतना कम पानी और इतना कम राशन में गुजारा कैसे हो पाता है? माफ कर दे बहू, हमने तुझसे ये बात छुपाई। दरअसल ये गांव वाले हमको अछूत मानते हैं, हम पिछड़ी जाति के हैं, इसीलिए पानी नहीं छूने देते। हम दूर नदी से पानी लेकर आते तो टाइम लगता है, जिस वजह से इस घर के लोग भी दूर कमाने दूसरे गांव जाते हैं। यहाँ इन्हें कोई काम नहीं देता।
क्या आज के टाइम में माँ जी ये लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? समाज इतना पढ़ा लिखा है, आगे बढ़ गया है और ये लोग यहीं उलझे हुए हैं। मैं देखती हूँ कौन मुझे पानी और राशन लेने के लिए रोकता है। नहीं शिप्रा, वहाँ मत जाओ, वो लोग तुम्हें मार भी सकते हैं। नहीं जेठानी जी रुकिए। गुस्से में शिप्रा पानी की बाल्टी लेकर कुएं के पास लेने पहुंच जाती है। पीछे पीछे सास बहू भी आ जाते हैं और वो जैसे ही कुएं की बाल्टी को छूने जाती है तो वहां खड़ी औरत उसे धक्का मार देती है। तब सास उसे संभालती है। आप लोग क्या कर रहे हैं? आज के जमाने में ऐसी हरकत क्यों कर रहे हैं? ये कुएं का पानी पूरे गांव के लिए है, तो आप लोग हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? हटिए यहाँ से। रुक जाओ शिप्रा, तुम नई नई आई हो इसलिए तुम्हें माफ कर रहा हूँ। ध्यान रहे, अगर किसी भी गांव के लोगों से उलझने की कोशिश की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। चलो निकलो यहाँ से। हाँ, तुम्हारा राज इस गांव में नहीं चलेगा समझी। जो करना है अपने घर में करो, यहाँ नहीं। ये हम जैसे पवित्र लोगों का पानी है, हम तुम लोगों को छूने नहीं देंगे। पता चले ये भी अपवित्र हो गया। शिप्रा चलो यहाँ से, ये लोग ऐसे ही हैं। शिप्रा को गुस्सा आता है, वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती। वहीं घर पर बच्चे खाने के लिए तरस रहे होते हैं। माँ भूख लगी और खाना चाहिए। बेटा अब नहीं है, मेरा हिस्सा भी मैंने पापा को दे दिया। मुझे नहीं पता था जेठानी जी कि यहाँ पर इतनी बुरी कंडीशन है। चिंटू बेटा, नैना, तुम दोनों मेरी प्लेट का खाना खा लो। फिर बहू तुम क्या खाओगी? दादी जी मुझे मेरी नहीं बच्चों की फिक्र है। माँ जी मेरे पास कुछ शगुन के पैसे हैं, मैं दुकान में से राशन ले आती हूँ। लेकिन राशन की दुकान पर पहुंचते दुकानदार को कोई बता देता है कि वो अमृता की बहू है, तो दुकान वाला भी उसे भगा देता है और शिप्रा घर लौट आती है। सास और बहू घर से बहुत दूर कड़ी धूप में नदी से पानी लाकर गुजारा करते हैं। दिन गुजरते हैं, पूरा परिवार बिना राशन और पानी के बिलख रहा होता है। घर की स्थिति काफी नाजुक थी और साथ ही सरस्वती भी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही थी। बच्चों, गर्मी से बहुत बुरा हाल है मेरा। गला सूख रहा है, पेट में दर्द हो रहा है। बहू पानी ही पिला दे। हे भगवान, घर में तो एक बूंद पानी नहीं है। दादी जी के प्राण सूख रहे, हमें जल्दी पानी लाना होगा। दीदी मैं पानी लेकर आती हूँ कुएं के पास से। शिप्रा कुएं से पानी लेने जाती है, लेकिन गांव के लोग उसे पानी नहीं लेने देते। बहुत मिन्नत करके दूर से पानी देते हैं और जब तक शिप्रा घर आती है दादी सास अपना दम तोड़ देती है। सब रो रहे होते हैं। ये देख शिप्रा भी टूट जाती है। बस अब बहुत हुआ, अभी घर में एक जान गई, कल को और कितनी जान जाएंगी। अब मुझे इसका हल निकालना होगा। दादी के अंतिम संस्कार के बाद शिप्रा फौरन दिल्ली जल बोर्ड में पानी और सीवर का आवेदन डालती है और कुछ ही दिनों में पेपर पास होने पर सप्लाई लगाने कुछ लोग आते हैं और शिप्रा के घर में पानी का कनेक्शन लग जाता है, जिसकी वजह से घर में पानी की तो दिक्कत अब शिप्रा के घर में खत्म हो जाती है कि तभी एक दिन गाँव में बहुत शोर मच रहा होता है। अरे बचाओ, मेरे घर में आग लग गई, कोई तो बचाओ। अरे मेरे बीवी बच्चे को कोई तो मदद करो मेरी। अरे कौन ही खींचे कुएं से पानी, चलो जी यहाँ से। अरे ये क्या, भाई साहब रुकिए। फिर शिप्रा जल्दी से पानी वाले मोटर को ऑन करती है, जिससे भीम के घर की आग शांत हो जाती है और उसके बीवी बच्चे भी सही सलामत बाहर आ जाते हैं। शुक्रिया शिप्रा, अगर आज तुम ना होती तो आज हम नहीं होते। ये सारा मंजर गांव वाले वहीं खड़े होकर देख रहे थे। दरअसल भीम वही गांव का सरपंच था जिन गांव वालों के साथ मिलकर वो शिप्रा के घर वालों को अछूत कहता था। आज उसी अछूत घर की बहू ने उसके घर की जान बचाई थी, जिसकी वजह से भीम, मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि इनकी वजह से आज मेरा परिवार यहाँ सही सलामत है। और कान खोलकर सुन लो सभी, खबरदार, आज के बाद अगर किसी ने भी इनके परिवार के साथ ऊंच नीच की तो उसे ये भीम कहीं का नहीं छोड़ेगा। और शिप्रा मुझे माफ करना, इन गांव वालों के साथ मिलकर मैंने भी तुम्हारे परिवार के साथ बहुत बुरा किया। तुम लोग मेरी वजह से राशन पानी के लिए मोहताज हो गए, लेकिन आज के बाद मैं वादा करता हूँ कि कभी भी अब तुम्हारे परिवार को इस परिस्थिति से गुजरना नहीं पड़ेगा। अरे बहुत खूब, जब तक अपने पर न बीते तब तक अकल कहाँ आए। आखिरकार इन गांव वालों को अकल आ गई। राधे 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 राधे। गांव के सभी लोग फिर शिप्रा के लिए तालियां बजाते हैं और इस बदलाव से घर के तीनों मर्दों को भी अपने ही गांव में नौकरी मिल जाती है और अब राशन की दुकान पर राशन भी मिल जाता है, जिससे उनके घर राशन पानी की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाती है और वो सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। ओह सरला, आपकी बार तो बड़ी बेजोड़ वाली गर्मी पड़ रही है। हाँ जी, इस निगोड़ी गर्मी ने तो बड़ा सता रखा है। सूरज चढ़ने के साथ तड़के सवेरे सवेरे ही चिलचिलाती धूप छा जा रही है। तभी चाक पर मिट्टी के मटके बनाते हुए मोहन चिड़चिड़े मिजाज में बोलता है, अरे सरला, मिट्टी को अच्छे से रौंदो, मटका बिल्कुल निखर नहीं रहा है, बार बार तिरछा हो रहा है। एक तो पहले ही ग्राहक मिट्टी की वस्तुएं जल्दी से खरीदने को राजी नहीं होते।
अजी तुम मुझ पर क्यों राशन पानी लेकर चढ़ रहे हो? धूप इतनी कड़क की है कि बार बार मिट्टी सूखी जा रही है। मैं तो तुम्हें बोल बोल कर थक गई। कोई दूसरा काम धाम ढूंढ लो। मिट्टी के मटके और बर्तन बनाकर तुम हमारे बाल बच्चों को भी मिट्टी की तकदीर दोगे। पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो मिट्टी के बर्तन बनाएंगे और पेट काट कर खाएंगे। झुंझला कर सरला मोहन को बुरा भला सुना रही होती तभी पड़ोसन काशी आती है। अरे क्या हो गया? क्यों सवेरे सवेरे दोनों मर्द लुगाई झगड़ा कर रहे हो? क्या करूं काशी मौसी, ये गरीबी देखकर मैं उकता गई हूँ। मैं ना सर पर एक पक्की छत है, ना बाल बच्चे का भविष्य बन रहा है। ऊपर वाले ने इस मटियापुर गांव वालों को इतना गरीब क्यों बनाया है? सरला ऐसे दोष नहीं लगाते। और क्या दुख है तुझे? भूखे तो नहीं सो रही है ना किसी के सामने हाथ पसारना पड़ रहा है। रोज की भागे की रोटी तो खाने को मिल रही है। इतने में किसान बिरजू खेत के आलू लेके आता है। जयराम जी की काशी काकी, ये लो खेत की पहली फसल में से आलू तोड़ कर लाया हूँ। बढ़िया दम आलू बनाकर खिलाना। हाँ क्यों नहीं बिरजू, ऊपर वाला तुझे 10 खेत का मालिक बनाए ताकि मुझ जैसी गरीब को उसे मक्खी चूस मुखिया के खेत में जाकर काम न करना पड़े, बल्कि तेरे खेत में बनिहारी करके खा लूंगी। ऐसा कहते हुए बूढ़ी काशी की आंखें दिल में भरे दुख से डबडबा जाती हैं। चिंता मत करो काकी, वो दिन दूर नहीं जब हमारे मटियापुर गांव से दुख भरे दिन सुख में बदलेंगे और फिर हम भी इस फूस की मढ़ाई में नहीं बल्कि मुखिया जी के जैसे 4 मंजिला वाले मकान में बनाकर रहेंगे। सल्ला भौजाई, ये लो तुम्हारे हिस्से के आलू। मटियापुर गांव के निवासी बड़े गरीब थे। गांव में ज्यादातर कुम्हार बसे हुए थे और कुछ लोग किसानी करके खेती बाड़ी उपजाते थे। किसानों कुम्हार दोनों वर्ग का रोजगार का सहारा गांव में बहती गंगा नदी थी, जिसके किनारे की मिट्टी लाकर कुम्हार मटके बर्तन बनाते और नदी के पानी से किसान फसल की सिंचाई करते, मगर जल के बदले उन्हें लालची मुखिया को कर चुकाना पड़ता था। क्या मटियापुर गांव मुखिया के गुलामी से कभी उभर पाएगा? अरे फुलवा, अंदर से सारे मिट्टी के मटके ले आओ। हाँ जी लाई, ये लो ये मटके और ये मिट्टी के फूलदान और बर्तन। अच्छा तो फिर मैं चलता हूँ। सुनो, इस साल तो बबलू का दाखिला स्कूल में दिलवा दोगे ना? फुलवा के पूछने पर मदन रूखा सा जवाब देता है। फुलवा, तुझको कितनी बार बोला है जाते समय मत टोका कर, पैसे जुड़ेंगे तभी तो दाखिला करवाऊंगा। मदन मोहन दोनों एक साथ कहर बरसाती गर्मी में मिट्टी के बर्तन बेचने निकल पड़ते हैं। इस बार तो बड़ी तंगड़ी गर्मी है। सूरज की किरण फूटने के साथ गर्मी की कहर बरसती है। ऊपर से चाक चलने में माथे से टप टप पसीना चूता है और उस हिसाब से बर्तनों का मोल भी नहीं मिलता। अरे ऐसे में हम जैसे गरीब कुम्हारों का परिवार किस तरह अपने परिवार को कमा कर खिलाएगा? धरती मैया ही बेड़ा पार लगाएंगी अब तो। पसीने में लथपथ दोनों एक घने पेड़ की छांव देखकर कहते हैं, चल मोहन, उस छायादार पेड़ के नीचे बैठकर रोटी खा लेते हैं। दोनों जैसे ही पेड़ के पास आते एक बुढ़िया जिसके पूरे शरीर में कोढ़ निकला हुआ था आते जाते लोगों के आगे गिर गिर कर भीख मांग रही थी। भगवान के लिए एक रोटी खिला दो, थोड़े फल दिलवा दो, बड़े दिन से कुछ नहीं खाया। तभी मुखिया मखमली धोती कुर्ता पहने उसी राह से गुजरता है। तभी मुनीब घिन खाते हुए बोला, राम राम मुखिया, दूर होकर चलिएगा, इस बुढ़िया को कोड़न है, पता चले हमें भी छुआछूत लग जाए। बुढ़िया मुखिया के पैर पर माथा पटक कर आंसू बहाते हुए विलाप करती है। साहब, मेरी दशा पर तरस खाई है, थोड़ा खाना खिला दो। पत्थर दिल मुखिया उसे जोर से लात मारता है। अरे चल हट बुढ़िया, अपने कोढ़ की बीमारी मुझको भी लगाएगी क्या? तुझको तो मैं एक खोटा सिक्का भी ना दूं। जाकर चुल्लू भर पानी में डूब मर। इतना कहकर घमंडी मुखिया चला जाता है। वहीं बुढ़िया घाव छिलने के चलते छटपटाने लगती है। बचाओ कोई। मदन मोहन नम्रता दिखाते हुए उसके पास आते हैं। अम्मा, आप ठीक तो हैं? पानी पिला दो, नहीं तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। बस अभी लाता हूँ अम्मा। मदन मटके में पानी भरकर लाता है। लो जी अम्मा, पानी पी लो। अम्मा, ये रोटी भी आप खा लो। भगवान तुम्हारे बाल बच्चों को आबाद रखे। बच्चों, भूख से बेहाल बूढ़ी अम्मा रोटी खा लेती हैं। अम्मा, आपका घर कहाँ है? मेरा कोई घर नहीं बेटा, बहू बेटे के लिए मुझ बुढ़िया को 2 रोटी खिलाना भारी पड़ रहा था, इसलिए निकाल के फेंक दिया। अब ये पेड़ ही ठिकाना है। बोलते बोलते बुढ़िया फूट फूट कर रोने लगती है। आप हमारे संग हमारे गांव चलिए अम्मा, हम आपके लिए एक झोपड़ी तैयार कर देंगे और रोटी भी हमारी पत्नी आपको पकाकर खिला देंगी।
बाजार से लौटते वक्त दोनों बुढ़िया को गांव में ले आते हैं, जिसके बाद से मटियापुर गांव का मानो सोया भाग्य जाग उठता है। खेतों में 10 गुणी फसल उपजाती हैं और कुम्हारों की बर्तन की बिक्री भी खूब होती है। गांव में खुशहाली आने लगती है। अम्मा जी, अब की बार अपने खेत में से मैंने 2 पूरे क्विंटल गेहूं की कटाई की है। ये थोड़ी फसल आपके लिए लाया हूँ, आप खाना। पर बेटा, ये तो तुम्हारी मेहनत का भाग है। तुमने इतनी भीषण गर्मी में मिट्टी जोती, बीज बोया, पसीना बहाकर फसल उपजाया, अपने लिए पक्का घर बनवा लो, गर्मी में चैन से रहो। अम्मा, घर भी जल्दी बन जाएगा। पर सचमुच अम्मा, जब से आप गांव में आई हो बरकत मिल रही है। अम्मा आम की चटनी और गरम गरम रोटी पका कर लाई हूँ, खा लेना। अरे अपनी रोटी मैं आप ही पका लेती, देख पसीने से कैसे तर गई है। कोई बात नहीं अम्मा, आप भी हमारा परिवार हो। मुनीब खिड़की के बाहर से नजर गड़ाकर सब कुछ देखता है और मुखिया से जाकर आग में घी डालते हुए कहता है, मुखिया जी, अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूँ, पूरा गांव से कपटी कोड़ी की सेवा पानी कर रहा है। पूरे गांव में कोड़ फैलाएगी ये। इन 2 कौड़ी के गरीब जात वालों का ये मजाल अभी बताता हूँ इन्हें। अजी, वो गरीब गांव वाले अपनी मेहनत का कमा खा रहे हैं, तुम क्यों उनकी खुशी में भंग डाल रहे हो? गरीबों को मत सताओ। अरे कितनी बार कहा है तुम्हें लक्ष्मी, मेरे मसले में टांग मत अड़ाओ। लुगाई हो लुगाई की तरह रहो। मुखिया अपने गुंडों के साथ गांव वालों के घरों को उजड़वा देता है और उनकी मिट्टी के मटके तोड़कर चूर चूर कर देता है। मेरे बापू के मटके मत तोड़ो, छोड़ दो इसे। चल हट, दूर हट छोकरी। माँ देखो, रानी को चोट लग गई। अब भुग तो इस भयंकर गर्मी में बिना घर के रहने का परिणाम। पूरा गांव चिलचिलाती गर्मी में बेघर बात होकर बिलखते हुए विलाप करते हैं। लगभग 2 दिन और रात गुजर जाते हैं। हे ईश्वर, हम गरीबों के भाग्य में और कितना दुख भोगना लिखा है। वो मुखिया कभी सुखी नहीं रहेगा। मेरा तो पूरा शरीर गर्मी से झुलस गया है। गर्मी के कहर से सबके प्राण निकलने को हो जाते हैं। तभी वही कोढ़ी बुढ़िया उन्हें एक मटका देती है। घबराओ नहीं, तुमसे एक भी प्राण नाश नहीं होंगे, क्योंकि मैं तुम्हें जादुई मटका गांव देती हूँ। अम्मा, इस छोटे से गांव में हमारा गांव कहाँ से समाएगा? जादू वगैरह कुछ नहीं होता। मदन जैसे ही मटके में झांकता है, उसे एक हरा भरा गांव नजर आता है। तभी बुढ़िया देवी बन जाती है। हे देवी, आप कौन हैं? काशी, मैं वही धरती माता हूँ जिससे तुम हर भोर को उठकर प्रणाम करते हो। मदन, मोहन धरती माता है जिसकी मिट्टी से तुम मटके बनाते। बिरजू, मैं वही धरती माता हूँ जिसकी जमीन में तुम फसल की सिंचाई करते हो। तुम सब सीधे मन वाले हो। इतने दिनों तक मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी, जिसमें तुम सफल हुए। इसीलिए आज मैं तुम्हें वरदान में जादू मटके में बसा ठंडा गांव देती हूँ, जिसमें तुम और तुम्हारे आने वाले बाल बच्चे की नस्ल खुशी से रहेंगे। देखते ही देखते पूरा गांव अनोखा जादुई मटका गांव बन जाता है, जहां बिल्कुल बर्फ की जितनी ठंडक थी। चारों तरफ हरे भरे पेड़ पौधे और हवा में शुद्धता थी। सबके घर विशाल मटके के आकार के थे। बंजर धरती उपजाऊ हो चुकी थी, जिसे देखकर गांव वाली आनंद से भर जाते हैं। अरे वाह जादुई मटका, गांव में तो कितनी सारी उपजाऊ जमीन है। अब हम में से किसी को भी आधा पेड़ नहीं खाना पड़ेगा। हम अपनी खेती खुद उपजाएंगे और पेट भर कर खाएंगे। माँ, पिताजी देखो, हमारा जादुई मटके वाला घर कितना प्यारा है। चलो अंदर चलते हैं। सब कोई अपने अपने जादुई विशाल मटके वाले घर के अंदर आते हैं, जो कि ठंडक से भरा हुआ था। इस मटके के घर में कितनी ठंडक है फुलवा। मुझे तो जाड़ा सा लग रहा है, बिल्कुल भी घमस या भभका नहीं। आज तो चैन की नींद पड़ेगी। ये मटके का घर कितना अनोखा है। मिट्टी का चूल्हा, बर्तन, सब कुछ है। आज तो मैं मीठे मीठे पकवान बनाकर खाऊंगी। काशी के इतना बोलते ही तरह तरह के पकवान उसके सामने पेश हो जाते हैं। हरी मोरी मैया, ये जादुई मटके के घर के दीवारों के कान भी हैं। बोलते ही टन से पकवान आ गया। क्या देख रही हो काशी मौसी, मालपुए खाओ। जादुई मटका घर की मीठी बोली सुनकर काशी कभी
भय खाती तो कभी खिलखिला कर हंसती। वहीं पूरा गांव उस दिन खुशी से भरपेट खा पी कर चैन से सोते हैं और अब उनकी जिंदगानी जादुई मटका गांव के ठंडक भरे वातावरण में खुशी पूर्वक गुजरती है। जबकि मुखिया को उसके करने का फल मिलता है और उसके एयर कंडीशनर लगे घर में भी दिन रात आग बरसती है, जिससे उसका परिवार गर्मी में बहुत परेशान होता है। पर अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत।